हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस की पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम रिएक्टिफायर करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग रिएक्टिफायर पहले समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। जब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाए वो प्रोसेस कहलाती है आपके पास रिएक्टिफिकेशन। और इस काम को करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है यानी कि वो डिवाइस जो कन्वर्ट कर दे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, उस डिवाइस को हम नाम देते हैं रिएक्टिफायर। और वो पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से बनता है। इसी की एप्लीकेशन बोली जाती है इसको। तो पहले हम लिख लेते हैं द प्रोसेस of converting AC into DC is called reactification, and the device used for it known as रिएक्टिफायर। थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। कॉमन सा एग्जांपल जो आप लोग घरों में यूज़ करते हो, आप अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए एक अडेप्टर जो है उसका सॉकेट में लगाते हो। मोबाइल की जो बैटरी है वो हमेशा डीसी पर चार्ज होती है, जबकि आपके घरों का जो प्लग होता है जिसमें आप सॉकेट लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है आपका, उसमें एसी करंट आ रहा होता है। तो जो अडेप्टर आपने लगाया है उस अडेप्टर के अंदर एक ही मेन डिवाइस है और वो है रिएक्टिफायर, जो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। वो डीसी फिर आपकी वायर जो है चार्जर की उसमें से होता हुआ आपके मोबाइल में आ जाता है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है, आपने इतने सारे कंपनीज के मोबाइल देखे होंगे, इतने सारे मॉडल्स देखे होंगे, लेकिन सबके चार्जर की जो वायर होती है आपने नोटिस किया होगा एक जैसी लेंथ, लेस देन मीटर या मीटर के आसपास की ही लेंथ होती है। कोई ऐसा मोबाइल आपने नहीं देखा जो आज लॉन्च हुआ हो और जिसने बोला हो जी हमारे जो मोबाइल के चार्जर की वायर है वो आप तीसरी मंजिल पे बैठे हो तो पहली मंजिल पे यूज़ कर सकते हो। ये फैसिलिटी किसी ने नहीं दी, जबकि दे सकते थे। कितनी प्रॉब्लम आती है, आप लोगों ने देखा होगा सॉकेट दूर है, आप दूर बैठे हैं, आपको चार्जिंग करने में प्रॉब्लम आती है, वायर छोटी है, आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये भी प्रॉब्लम दूर कर दे, क्यों ना हम वायर को लंबा कर दें। वो इसलिए नहीं सोचा गया क्योंकि उस वायर में जो करंट है वो डीसी है। और ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है कि डीसी करंट का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डीसी बैटरी से कनेक्टेड वायर की लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो करंट जो है वो कम होता चला जाता है। इस वजह से वो लेंथ नहीं बढ़ाते। सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ राइज होता है, क्या सारे का सारा अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है मोबाइल के अडेप्टर में? तो आंसर है नो। मोबाइल की बैटरी को जितना करंट चाहिए चार्ज होने के लिए वो अमाउंट तो बहुत कम है, और आपके सॉकेट में जो करंट आ रहा है वो अमाउंट है बहुत ज़्यादा। तो हमें एक और डिवाइस उसके अंदर फिट किया गया है अडेप्टर के अंदर, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मर। और कौन सा करेंगे? स्टेप डाउन, क्योंकि हमें कम करना है। अब देखो मैं आपको जो हमारा टेक्निक है उसके हिसाब से मैं आपको स्टेटमेंट बोल के बताता हूँ। पहला काम होता है अल्टरनेटिंग करंट को उतनी वैल्यू में कम करना जितनी वैल्यू हमें डीसी की चाहिए। जब उतनी वैल्यू में अल्टरनेटिंग करंट का आ गया विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अब उतनी वैल्यू डीसी को एसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिफायर। क्योंकि रिएक्टिफायर वैल्यू कम ज़्यादा नहीं कर सकता, सिर्फ जो क्या कर सकता है चेंज कर सकता है। आपका मोबाइल अगर 10 एम्पियर डीसी पे चार्ज होता है और सॉकेट के अंदर तो 220 एम्पियर अगर आ रही है, तो डायरेक्ट अगर आप उसको डीसी में कन्वर्ट करोगे तो मोबाइल की बैटरी कैसे अफोर्ड करेगी? उसको तो 10 एम्पियर चाहिए और आपने उसको 220 एम्पियर डीसी दे दिया। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ट्रांसफॉर्मर लगाया। उस ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, 220 एसी को पहले 10 एसी में कन्वर्ट किया।
और फिर उस 10 AC को 10 DC में कन्वर्ट कर दिया रिएक्टिफायर ने। तो ये दो मेन डिवाइस हैं जो आपके मोबाइल के अडोप्टर में पाए जाते हैं, एक ट्रांसफार्मर और दूसरा रिएक्टिफायर। दो तरीके के रिएक्टिफायर हमारे पास होते हैं, दोनों को आज भी हम डिस्कस करेंगे। एक होता है हाफ वेव रिएक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रिएक्टिफायर। जो फर्स्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो है हाफ वेव रिएक्टिफायर। इसको हाफ वेव नाम क्यों दिया गया और दूसरे को फुल वेव नाम क्यों दिया गया, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, आपने AC की जो है वो साइकिल देखी है। AC करंट की साइकिल जो होती है कुछ ऐसे होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो हाफ वेव रिएक्टिफायर है ये इस साइकिल के हाफ AC कंपोनेंट को ही DC में कन्वर्ट करता है, बाकी के हाफ को नहीं करता, इसलिए इसको नाम दिया गया है हाफ। या तो ये पॉजिटिव वालों को कर देगा या नेगेटिव वालों को कर देगा, बाकी वो स्किप करा देता है। आधा ही करंट ये DC में कन्वर्ट करता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया हाफ वेव। फुल वेव अब आपको समझ में आ गया होगा। फुल वेव उसको बोलेंगे जो पूरी वेव AC को DC में कन्वर्ट कर दे। तो पहले हम बात करने वाले हैं हाफ वेव रिएक्टिफायर की। डायग्राम इसका कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। क्या क्या चीज ये कंसिस्ट करता है मैंने आपको पहले बता दिया। इस केस में आपको एक ट्रांसफार्मर की नीड होती है जो पहले डिजायर्ड वैल्यू ऑफ AC पैदा कर दे स्टेप डाउन करके, और उसके बाद हमें उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है DC में, जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं PN जंक्शन डायोड को। तो अगर हमें डायग्राम की बात करूं तो देखिए, स्टेप डाउन में आपको पता है ये अगर प्राइमरी कॉइल है तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। ये सेकेंडरी कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कम शो करे, और बीच में ये आयरन रोड लगा दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल तो वही है। आपने वहां पे जब ट्रांसफार्मर का डायग्राम किया था तो वो ऐसा नहीं था, लेकिन आपने वहां देखा था कि दो कॉइल्स जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती, बीच में एक इंसुलेटेड फ्रेम होता है आयरन का जिसके ऊपर उनको जो है रैप किया जाता है। वही सेम चीज है यहाँ, जो भी आप पोलैरिटी दोगे बाय इंडक्शन अपोजिट पोलैरिटी इन एंड्स पे आ जाएगी। अपोजिट इसलिए आएगी क्योंकि जो इंड्यूस फिनोमिना है वो मेन के अपोज में होता है। लेंस लॉ आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, सारी थ्योरी पिछली यूज हो रही है जो आपने पढ़ा हुआ है। प्राइमरी कॉइल को हम जोड़ देते हैं AC सोर्स से, यहां से हम AC देंगे जितनी सर्किट में आ रही है, ये ट्रांसफार्मर उसको कर देगा उतनी वैल्यू में कम जितनी हमें चाहिए। फिर इस ट्रांसफार्मर को हमने जोड़ दिया एक डायोड के साथ। डायोड से जो बाहर निकल के आएगी उसको और थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया कि थोड़ी बहुत अगर वैल्यू कम ज़्यादा रह जाती है तो आपको पता है रेजिस्टेंस जो है एक तो कंटिन्यूस फ्लो बना के रखता है, फ्लो को कंट्रोल में करता है और वैल्यू कंट्रोल में रखता है। और फिर बाद में हमने इस रेजिस्टेंस के अलोंग जो है वो क्या निकाल दी, आउटपुट। ये है आउटपुट के टर्मिनल हमारे पास। ये सर्किट डायग्राम है हमारे पास किसका, हाफ वेव रिएक्टिफायर का। थ्योरी नहीं लिखवाई जाएगी, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने वो अपने आप लिख लेनी है, या तो ऑडियो सुन के या फिर किसी भी दूसरी रेफरेंस बुक से। ये डायग्राम है आपके पास। अब देखिए होता क्या है, कैसे ये काम करता है, ध्यान से देखिएगा। इस AC को हम इसके अंदर पास करवाने जा रहे हैं। मैंने बोला कि मान लेते हैं पहले ये पॉजिटिव साइकिल एंटर कर गई, देखो पॉजिटिव नेगेटिव चलता है AC, तो या तो पहले पॉजिटिव एंटर करेगा या नेगेटिव एंटर करेगा। मान लिया पहले जो है वो पॉजिटिव एंटर कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, मान लो यहाँ से मैंने एंट्री नीचे से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पॉजिटिव आ गया। इस एंड पर अगर पॉजिटिव आया है तो फिर इस एंड पर क्या होगा, नेगेटिव। ये तो आपको पता ही है, तो अपोजिट टर्मिनल है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। ये अगर नेगेटिव है तो बाय इंडक्शन यहाँ क्या होगा, और ये पॉजिटिव है तो बाय इंडक्शन यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। ये भी सबको क्लियर है।
अब आपको एक चीज हमने लास्ट वीडियो में बताई थी, इसको बोलते हैं पी टाइप और ये होता है एन टाइप। और पी टाइप के अंदर कैसी पोलैरिटी जा रही है? पॉजिटिव। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी या रिवर्स बायसिंग होगी? ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी। और फॉरवर्ड बायसिंग में आपको पता है कि सर्किट कंडक्ट करता है, करंट आता है। रिवर्स बायसिंग में सर्किट कंडक्ट नहीं करता। जो आपको लीकेज करंट बताया था माइनॉरिटी, वो स्पेशल केस है, उसको हर जगह हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो इतना थोड़ा है कि हम उसको इग्नोर ही करके चलते हैं। उसका डिस्कशन सिर्फ रिवर्स बायसिंग के टॉपिक में ही होना था। ऐसी सिचुएशन में ऐसे कंपोनेंट एक्सप्लेन करते हुए हम ये नहीं कहेंगे कि जी फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है और रिवर्स में माइनॉरिटी कंडक्ट करता है। यहाँ उस चीज का जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि इतने थोड़े अमाउंट के लिए हम ये काम नहीं कर रहे यहाँ पर। तो अब जब हमने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल दिया, पॉजिटिव साइकिल एंटर कराई, तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो जो आउटपुट है, अब देख लीजिए ये इनपुट मैंने यहाँ डाली, आउटपुट की मैं साइकिल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो जब मैंने पॉजिटिव इनपुट डाली, सर्किट कंडक्ट करता है, करंट आएगा, ये आ गया करंट। ठीक है, अभी उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एक बार दूसरा कंसेप्ट मैं आपको समझा। अब नेगेटिव साइकिल एंटर करेगी, नेगेटिव एंटर करेगी तो जहां पहले पॉजिटिव था वहां हो जाएगा नेगेटिव, जहां नेगेटिव था वहां हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव हुआ तो बाय इंडक्शन ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव। अब देखो पहले पॉजिटिव दिया जा रहा था तो ये फॉरवर्ड बायसिंग थी, करंट मिला आपको आउटपुट पे। लेकिन अब जब नेगेटिव साइकिल एंटर हुई तो बायसिंग हो गई रिवर्स, क्योंकि पी टाइप को मिल गया है नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा। तो जो नेगेटिव करंट साइकिल थी वहां पे आपको कोई भी करंट नहीं मिला, खाली रह गया। फिर दोबारा पॉजिटिव एंटर करेगा, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, फिर फॉरवर्ड बायसिंग आएगी, फिर आपको करंट मिलेगा, अगली पे फिर नहीं मिलेगा नेगेटिव पे, अगले पॉजिटिव पे फिर मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि एक साइकिल को तो ये कन्वर्ट कर रहा है लेकिन दूसरी साइकिल को कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? हाफ वेव रिएक्टिफायर। अब बच्चे जो क्वेश्चन करते हैं वो क्या है कि हमने डीसी का जो ग्राफ देखा है वो तो ये देखा है, डीसी करंट को तो हम उस तरीके से शो करते हैं कि बिल्कुल कांस्टेंट करंट है। यहां हमने कहा कि ये हाफ वेव रिएक्टिफायर है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये वाली डीसी तो तुमने देखी नहीं, कांस्टेंट तो नहीं है। वो इसलिए ये वाली आ जाती अगर हमने एसी की कांस्टेंट वैल्यू दी होती। हम एसी की कैसी वैल्यू दे रहे हैं? कर्व में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसके हिसाब से आउटपुट मिल रही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसलिए आपको कर्व शेप में वो चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर भी हम इसको भी लास्ट में जब हम आफ्टर फुल वेव डिस्कशन करेंगे, फुल वेव रिएक्टिफायर, तो उसके बाद उसका भी सॉल्यूशन हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि कैसे उसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था हमारे पास हाफ वेव रिएक्टिफायर। अब हम बात करने जा रहे हैं फुल वेव रिएक्टिफायर की कि फुल वेव में क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, फुल वेव रिएक्टिफायर जो एसी की पूरी साइकिल को, कंप्लीट जो एसी साइकिल है उसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? डीसी। हाफ वेव की तरह हाफ ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, यहां पर पूरे को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये तो यहां पूरे को कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए सर्किट डायग्राम हम कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या है इसका, जो मेन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है जब तक वो ठीक होती है मैं ओरली आपको समझा देता हूँ। फुल वेव और हाफ वेव डिफरेंस सिर्फ दोनों में यही है कि जो हाफ वेव है वो हाफ साइकिल को कन्वर्ट करती है
और जो फुल वेव है वो फुल साइकिल को कन्वर्ट करती है। इसके अलावा दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस और जो आपको अपने माइंड में रखना है वो ये, हाफ वेव रिएक्टिफायर में सर्किट में एक पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ था जो आपने देखा, लेकिन जब हम बात करेंगे फुल वेव रिएक्टिफायर की तो यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन डायोड लग जाएंगे। ये डिफरेंस रहेगा, बस ये 2 मेजर डिफरेंस है। कोई आपसे ओरली पूछ ले, हाफ वेव में हाफ साइकिल कन्वर्ट होती है, फुल वेव में फुल साइकिल कन्वर्ट होती है। हाफ वेव में एक जंक्शन डायोड लगता है, फुल वेव में 2 जंक्शन डायोड लगते हैं। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है हमारे में। अब देखिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसका। जैसा कि हमने अभी कहा कि फुल वेव रिएक्टिफायर में 2 हमारे पास डायोड लगेंगे, तो दूसरा डायोड हमने लगा दिया। पहले वाले को नाम दिया है D1, तो इसको नाम दिया D2। अब आउटपुट कहाँ लेंगे, तो यहाँ जो सेकेंडरी कॉइल थी इसको बीच में से टेप करेंगे, सेंटर टेपिंग बोलते हैं इसको। जैसे कोई वायर जा रही होती है आपके घर के आगे से और आप उसमें टांका लगा देते हो बीच में, और आपने अपनी वायर उसमें जोड़ दी, तो उसको बोलते हैं सेंटर टेपिंग, कि हमने बीच में से कनेक्शन निकाल लिया। और इसी के अलोंग यहाँ रजिस्टर लगा दिया, लोड रजिस्टर, और यहाँ पे आउटपुट के लिए टर्मिनल लगा दिया। ये है आउटपुट। ऐसा क्यों किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये चीज हमने इस तरीके से सेट की है कि एक बार एक डायोड वर्क करेगा तो दूसरा नहीं कर पाएगा, दूसरे में दूसरा डायोड वर्क करेगा तो पहले वाला नहीं कर पाएगा। आपको कंटिन्यू करंट मिलता रहेगा। कैसे, देखिए अब हम बात करते हैं कि हमने पहले पॉजिटिव साइकिल एंटर कराई, यानी कि यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ आया पॉजिटिव और यहाँ आया नेगेटिव, वही सेम चीज। अब आप क्या देखोगे, ड्यू टू दिस पॉजिटिव दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड। So this diode is not conducting, only at positive cycle D1 is conducting. Due to this D1 आउटपुट जो मिली वो ये मिल गई हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने साइकिल को पीरियोडिकली रिवर्स किया, नेगेटिव साइकिल आ रही है। अब नेगेटिव साइकिल यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। What we observe now D1 is supplied by negative terminal, यानी कि D1 अब रिवर्स बायस हो गया और D2 अब फॉरवर्ड बायस हो गया। यानी कि अब D1 काम नहीं कर रहा तो अब कौन काम कर रहा है, D2 काम कर रहा है। नेगेटिव साइकिल पे भी करंट आ रहा है D2 की वजह से, तो वो क्या आया, ये आ गया। फिर दोबारा पॉजिटिव साइकिल आई, फिर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा, तो ये तीसरी साइकिल आ जाएगी। अगेन नेगेटिव साइकिल आएगी, ये काम नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर चौथी आउटपुट आपके पास ऐसी आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, इस बार हर साइकिल पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो आपको आउटपुट मिल रही है। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट आउटपुट की तरफ आ जाएगा, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट अगेन किसकी तरफ आ जाएगा, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस में से क्रॉस होके, और आउटपुट सर्किल पे हम उसको क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। आउटपुट टर्मिनल है जो हमारे पास, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट होती हैं चीजें। अब जो बात समझने वाली है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर, कि इसको जब हम डीसी में देखते हैं तो वही जो आपको बताया, डीसी में तो ये ऐसे आता है और हमारे पास जो आ रहा है वो कुछ ऐसे है। हमारे पास जो आ रहा है वो साइकिल कुछ ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है। हमें इसको स्ट्रेट करना है। सबसे पहले एक वर्ड यहां पर आपको बताया जाएगा
वो आपको याद रखना है, उसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल को आप यहाँ पर समझ सकते हैं इम्प्योरिटी से। ये है प्योर डीसी, ये है इम्प्योर डीसी। है तो डीसी क्योंकि रिएक्टिफायर की आउटपुट है तो डीसी, लेकिन प्योर नहीं है। प्योर होती तो ऐसी होती। तो जो इसके अंदर इम्प्योरिटी है उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस डायोड ने, इस रिएक्टिफायर ने एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन प्योर नहीं कर पाया। कुछ डीसी के कंपोनेंट में एसी के कंपोनेंट मिक्स होकर आगे चले गए। इस एसी का कंप्लीट जो है वो कन्वर्जन नहीं हो पाया डीसी में। डीसी तो आई, लेकिन साथ में कुछ एसी की क्वालिटियां भी चली गई। उस एसी की क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्योरिटी माना जाएगा, क्योंकि हमें तो डीसी चाहिए था। और उस इम्प्योरिटी को क्या नाम दिया गया? रिपल फैक्टर। और कैसे निकालते हैं? अगर कोई आपको कहे गामा से इसको डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है एसी कंपोनेंट इन आउटपुट डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट। डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट ऐसे आप निकाल सकते हो। टाइम आने पर अगर कोई आपसे निकलवाना चाहे तो ये फॉर्मूला है जो रिपल फैक्टर निकाला जा सकता है। अब लास्ट में हम आ गए हैं इस टॉपिक के। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ राइज होता है, क्या इस रिपल फैक्टर को खत्म किया जा सकता है? यानी कि क्या इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्योर डीसी बनाया जा सकता है? देन आंसर इज यस। आप घर में कोई दाल लेके आते हो तो आपने यूजुअली देखा होगा, जो घर में लेडीज हैं उस दाल को वो छांटती हैं, उस दाल में से वो इम्प्योरिटी अलग करती हैं। जबकि आप दुकानदार को जब लेने गए, आपने शॉपकीपर को कहा कि मुझे 1 किलो चने की दाल दे दो, तो क्या आपने उसको ये कहा था कि मुझे 1 किलो चने की दाल और उसमें कुछ पथरी या कुछ इम्प्योरिटी मिलाकर देना? नहीं ना। हमने रिएक्टिफायर को ये तो नहीं बोला था कि जो हमें डीसी दो उसमें एसी मिलाकर देना, नहीं। पर उसने जो डीसी दी उसमें एसी मिली हुई थी। दुकानदार ने जो आपको दाल दी उसमें एसी मिली हुई थी। तो आप जब घर पर लेके आए तो फिर लेडीज क्या करती हैं? फिल्टर, छानना। वही काम हमें यहाँ करना है। अब हम क्या करने वाले हैं? इसको फिल्टर, एक फिल्टर सर्किट यूज करने वाले हैं। क्या होता है फिल्टर सर्किट? देखिए, फिल्टर सर्किट की डेफिनेशन बात करें तो सर्किट यूज्ड टू रिमूव रिपल फैक्टर फ्रॉम द आउटपुट ऑफ अ रिएक्टिफायर। दोबारा सुन लीजिए, इट इज अ डिवाइस या इट इज अ सर्किट यूज्ड टू रिमूव अननेसेसरी एसी कंपोनेंट्स फ्रॉम द आउटपुट डीसी ऑफ रिएक्टिफायर। करते क्या है हम इसमें? एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी आपने पहले यूनिट्स में कर ली। हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्टिफायर है, अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो ये रिएक्टिफायर है, जो ये सारी चीज है उसको मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया और इसके 2 टर्मिनल बाहर निकाल दिए, जिसको आपने आउटपुट बोला। इन 2 टर्मिनल्स को थोड़ा और एक्सटेंड करके मैंने इन 2 टर्मिनल के साथ एक कैपेसिटर जोड़ दिया। बस एक कैपेसिटर को जोड़ना ही फिल्टर सर्किट कंप्लीट कर देता है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी कैपेसिटर की पढ़ी थी 4th यूनिट में। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्लीटली ब्लॉक करता है डीसी को और अलो करता है अपने में से पास होने के लिए एसी को। तो जब यहां से आउटपुट निकलेगी एसी की, रिएक्टिफायर की जो आउटपुट आएगी वो एसी प्लस डीसी होगी। एसी इम्प्योरिटी है, वो आउटपुट जाएगी कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या करेगा? एसी को तो अंदर आने देगा और डीसी को वापस ब्लॉक कर देगा, तो डीसी आगे चली गई। तो ये जो आउटपुट है इस पे सिर्फ आपको क्या मिलेगी? डीसी। एसी कहाँ स्टोर हो जाएगा? कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। तो जस्ट बाय कनेक्टिंग अ कैपेसिटर टू आउटपुट ऑफ रिएक्टिफायर वी कॉल्ड इट अ फिल्टर सर्किट। और ये आपको मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो डीसी को क्यों ब्लॉक करता है, क्योंकि आपने कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा होगा XC, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी 1/2 में 2 पाई न्यू C
ये आपने पढ़ी थी। ये फ्रीक्वेंसी इसकी इनवर्सली में आती है और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो 1/0 इसका मीनिंग है एक्सी की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। एक्सी रेजिस्टेंस था, तो यानी कि डीसी के लिए रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, वो बिल्कुल भी पास नहीं होने देगा। और एसी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इसलिए इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो कंप्लीटली नहीं रोकता, अंदर आने देता है। ठीक है, ये चीजें तो आपने कर ली है। तो इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट, जो क्या कंटेन करता है, आप लिख सकते हो फिल्टर सर्किट कंटेन्स हाई कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर जो आउटपुट में कनेक्ट होता है रिएक्टिफायर के साथ, जो फर्दर कन्वर्ट कर देता है मिक्स्ड डीसी आउटपुट को प्योर डीसी आउटपुट। तो फिर यहाँ से ये जो रिपल फैक्टर थे ये रिमूव होके आपके पास आउटपुट कैसी आ जाती है, ऐसी आ जाती है। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था रिएक्टिफायर का। दोनों टाइप हमने किए, हाफ वेव रिएक्टिफायर, फुल वेव रिएक्टिफायर। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये आपके पास इनपुट एसी, ये आपको सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये आपके पास आउटपुट का डायग्राम है। दो जो वर्किंग है वो आपने खुद लिखनी है दो तरीके से। पहले आप लिखोगे फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर आप एक्सप्लेन करोगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, N कनेक्टेड टू नेगेटिव, दिस बिहेव एज फॉरवर्ड बायसिंग, दिस बिहेव एज नेगेटिव बायसिंग, वो आप लिखोगे जो थ्योरी आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे कि फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल दिस इज रिवर्स बायस, दिस इज फॉरवर्ड बायस, फिर आप उसके बारे में लिखोगे। फाइनली फिर आप लास्ट में आओगे इसमें फिल्टर सर्किट में। थ्योरी कुछ है, सिर्फ डेरिवेशन कोई नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है पूरे टॉपिक में, कहीं आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, कहीं कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डायग्राम है और आपको इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एग्जाम पॉइंट